हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि रिसेंटली अभी फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है बिहार बोर्ड का क्लास 12 का, और उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमने आप लोगों को डिस्कस भी करवाया था क्लास में। तो आज हम लोग उसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बहुत ही सटीक आंसर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ सारे क्वेश्चन का। तो देख लीजिएगा, जो भी होगा आप अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा। जैसे देखिए, अगर बात करें पहला क्वेश्चन का, तो क्या है यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया है और बोला गया है इसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा आपका आभासी और उल्टा प्रतिबिंब, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आभासी और उल्टा प्रतिबिंब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का बात करें हम लोग, देखिए क्या है, मनुष्य के आंखों पर बना प्रतिबिंब होता है। मनुष्य के आंखों की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है ये क्या आता है, वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा होगा, जो कि क्या ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका आभासी उल्टा, दूसरा क्या हो गया आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आपको बनता है, जो कि मनुष्य के आंखों की रेटिना पर प्राप्त होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला गया है क्या उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस आपका क्या कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का जो व्यवहार क्या था ये आपसे पूछा गया है। तो उत्तल लेंस का व्यवहार हम लोग करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष में, क्योंकि उत्तल हम बताए हुए थे आपको, उत्तल जो है आपका दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, और अवतल जो है ये है आपका निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो नीला जो दिखाई देता है वो आपका क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। बहुत लोग ध्रुवन मारे हैं, जो कि आंसर गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा, यानी स्कैटरिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिक्रम में फ्रिज की चौड़ाई होती है। तो फ्रिज की चौड़ाई जो होती है ये तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होते हैं। तो इसका जो भी है क्वेश्चन फरहान का दिया गया है क्वेश्चन, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका तरंग के समानुपाती तरंगदैर्घ्य के, ये आपका सही आंसर है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, एक वर्णित प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध कहे जाएंगे जब उसकी तीव्रताएं समान होगी, आयाम समान होगी, इनमें से कोई भी समान कलाएं समान होगी, फेज समान होता है। इसका आंसर हो जाएगा फेज समान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 6 का आंसर हो जाएगा सी, फेज जो है इनके क्या होते हैं, समान होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है देखिए, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होते हैं। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा इक्वल टू बताए थे h/mv होता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv या h/p होता है। तो ये h/mv आपके पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका 7 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी तर्क द्वारा का निर्गत y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना से प्राप्त होता है। दोनों निवेशों के गुना से, तो दोनों निवेशों का गुना मतलब दो इनपुट दिया गया उसका गुना का बात बोला जा रहा है। अगर तो गुना वाला बात में आता है, आपके पास दो गेट होता है, एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट, दूसरा तीसरा तो आपका नॉट गेट होता है। लेकिन यहाँ अगर बात करें एंड गेट, तो एंड गेट में हम लोग डॉट देते हैं और गेट में प्लस देते हैं। तो अभी आपके पास क्या है देखिए, डॉट वाला दिया है, तो डॉट वाला दिया है, क्या हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। 8 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। मतलब जो अर्धचालक आपका दिया गया, अर्धचालक में जो विड्थ होता है आपके पास में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, उसके लिए बोला जा रहा है। तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आपका
चौड़ाई होता है। ठीक है, ये चौड़ाई होगा, चौड़ाई के लिए जो ऊर्जा का जरूरत होगा, इस चौड़ाई को जो विड्थ है उसको पार करने के लिए कितना जरूरत होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का जरूरत होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया दशमलव अंक पद्धति में 27 का द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या क्या होगा। 27 का द्विधारी पूछा है, तो 27 का बाइनरी निकालने के लिए पूछा था, जिसका आंसर होगा 11011। ये हमने बताया था आपको 27 का निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 13 हो जाएगा, बच जाएगा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 बच जाएगा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6 बच जाएगा 0, फिर 2 से करेंगे 2 1 2 बच जाएगा 1। तो 11011 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 10 नंबर का। चलते 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यानी कि आपके पास दिया फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या बोला, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, मतलब निर्गम आवृत्ति पूछ रहा है, आउटपुट। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है डबल आउटपुट देता है, तो 50 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। वैश्विक युक्ति जो मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन दोनों का कार्य करती है, मॉड्यूलेशन का भी काम करेगी और डीमॉड्यूलेशन का भी काम करेगी। तो वो क्या होता है, आपका मॉडेम होता है, क्योंकि मॉडेम का नाम से ही क्लियर है, MODEM। MO से मॉड्यूलेशन, DEM से क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन होता है आपका। ठीक है, ये हो जाएगा मॉडेम, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्या है, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी होती है, ये होता है 36,000 किलोमीटर। जो आंसर होता है आपका, संचार उपग्रह की पृथ्वी से दूरी कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्या है, बोला गया संकीर्ण का मापन किया जाता है। संकीर्ण एक प्रकार से एटेन्युएशन होता है, इसका मापन जो होता है ये आपका डेसिबल में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, डेसिबल। डेसिबल इसका मापन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन है, फोटो सेल आधारित होते हैं। तो फोटो सेल जो होता है आपका सनलाइट पे आधारित होता है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव पे आधारित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, और इनका सही भी माना गया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव ही इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, कैथोड किरणें होती है। तो कैथोड किरणें होती है, इलेक्ट्रॉन का बीम होता है। तो 16 का ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन का बीम। एक नंबर है किसका समूह, तो किसका समूह हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनों का समूह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का समूह है कैथोड किरण। 17 क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धआयु। अर्धआयु का वैल्यू क्या होता है, 0.693 बाय लैम्डा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। सी में दिया गया है आपका 0.693 बाय लैम्डा, यही आपके पास 0.693 बाय लैम्डा आपका आंसर होता है अर्धआयु। ठीक है, चलते 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्षय गुणांक को हम लोग डीके कांस्टेंट बोलते हैं। डीके कांस्टेंट टाइम पर डिपेंड करता है, और टाइम का उल्टा यहाँ पर काम करता है, यानी एक प्रकार से प्रति सेकंड को हम लोग क्या करते हैं, हर्ट्ज में दिखाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थोरियम है। थोरियम का है 90-230 दिया, और इसमें पूछा गया है आपसे क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो परमाणु द्रव्यमान आपके पास 230 है, उसमें से परमाणु संख्या घटा देंगे, बच जाएगा 140, यही आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखो पीएन संधि डायोड का उपयोग किया था। पीएन डायोड का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर, की ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग हम लोग रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। चलते हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, निवेशी वोल्टेज यानी धारा को बढ़ाने के लिए, धारा को बढ़ाना है आपको, ये क्या होगा आपका एम्पलीफायर का काम होगा। एम्पलीफायर क्या करेगा, वैल्यू को, करंट के वैल्यू को बढ़ाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एम्पलीफायर का काम, जिसको हम लोग प्रवर्धक बोलते हैं एम्पलीफायर। ठीक है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। एसी परिपथ का बात करें तो शक्ति व्यय जो होता है ये किससे होता है, प्रतिरोध से शक्ति व्यय होता है, यानी कि 22 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर, यानी कि प्रतिरोध। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या है 23 नंबर क्वेश्चन। बोला गया एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण दिया गया है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होगी,
यानी फ्रीक्वेंसी मांगा है। हालांकि इसका आंसर 50 सही है, लेकिन देख लीजिए क्या है, यहाँ पर आपके पास होता है I इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर साइन इतना टी है। ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 पाई और टी, ये टी आपका कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई है, यहाँ 100 और पाई है, पाई पाई फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 150 टाइम से कटेगा। तो इसका आंसर आपका 23 का हो जाएगा, बी नंबर आंसर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है आपका 23 नंबर का। चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला गया है। विद्युत लेपन में व्यवहार क्या है। विद्युत लेपन में जनरली एसी और डीसी दोनों व्यवहार करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग एसी प्रयोग करते हैं, तो इसका उपयोग आखिर एक तरह से इसका आंसर एसी ही होगा आपका, ठीक है। तो विद्युत लेपन में हम लोग एसी प्रयोग करते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आपका दर्पण का ऑप्शन है। तो दोनों दर्पण में हो सकता है, अवतल में भी उत्तल में भी। लेकिन अगर बात करें अवतल में, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा आपका, और उत्तल में बात करें तो इसमें भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, दोनों में बनता है। लेकिन पूछा क्या, आभासी प्रतिबिंब। आभासी मतलब क्या हो गया, सीधा प्रतिबिंब। तो सीधा किसे बनेगा बताइए, सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अवतल दर्पण में, सॉरी एक मिनट, बड़ा और बोला है आपसे सीधा, बड़ा और आभासी, ठीक ठीक, सॉरी इसका अवतल दर्पण हो जाएगा आपके पास, उत्तल में नहीं होगा। उत्तल में प्रतिबिंब सब छोटा बनेगा आपका, अवतल का ही प्रतिबिंब एक तो ये बहुत बड़ा बना, यहाँ भी बहुत बड़ा बना, और ये वाला सीधा भी बना, तो बड़ा भी हो गया आपका, तो बड़ा भी होना चाहिए। और सीधा वाला क्या होता है, आभासी होता है। तो 25 का आंसर आपके पास हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा, बी नंबर आंसर नहीं होगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता P1 और P2 है। अगर आपके पास दो लेंस दिया गया जिसकी क्षमता दी गई है P1 P2 P3 करके, तो इसका जो पावर होता है ये क्या होता है, सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो पावर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी पावर जो हो जाएगा इसका ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, पावर हो जाएगा डी नंबर, P1 प्लस P2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होता है, सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का होता है। तो ऑप्शन बहुत आसान दिया था, 10th वाला टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे कम किसका आ जाएगा, तरंगदैर्घ्य बैंगनी का हो जाएगा। इंद्रधनुष का निर्माण, ऐसे तो वर्ण विक्षेपण भी होता है, प्रकीर्णन भी होता है, लेकिन मेन इसका जो कारण होता है वो होता है अपवर्तन। तो इंद्रधनुष का मेन कारण जो है ये अपवर्तन होगा। मे भी अगर बोर्ड आंसर वर्ण विक्षेपण भी बना सकता है, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर आपका वर्ण अपवर्तन ही होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ण विक्षेपण की घटना जो होती है वो अपवर्तन के कारण देखने को मिलती है। चलते हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2 का वैल्यू कितना होगा। ये एक प्रकार का वेलोसिटी को शो करता है, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ढूंढ लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये आपका 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा 29 नंबर का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो व्यवहार आवेश ई है, भी वेग से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इक्वल टू बल जो होता है F इक्वल टू होता है आपके पास बल Q × V × B होता है। यहाँ Q के जगह E × V × B दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, 30 नंबर का ऑप्शन नंबर। चलते हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन में। ये क्या है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज की प्रकृति कैसी होगी, अभिसारी होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, अभिसारी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा
अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। बल आघूर्ण टॉर्क इक्वल टू था P क्रॉस B। यहाँ पर देखिए P के जगह M है और क्रॉस B है, तो टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा M क्रॉस B, यानी 32 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर। टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B आपका आंसर हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व, प्रेरकत्व का जो यूनिट होता है, चाहे वो स्वप्रेरकत्व हो या म्यूचुअल हो, यानी कि अन्योन्य प्रेरण हो या स्वप्रेरण, दोनों में जो निकलेगा आपका इंडक्टेंस, उसका यूनिट क्या होगा, हेनरी हो जाएगा। तो देखिए 33 का ऑप्शन में है आपके पास हेनरी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 33 का हेनरी आपका सही हो जाएगा। धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में जो उसकी दोलन गति होती है, तो दोलन गति जो है धीरे धीरे क्या होगा, अवमंदित हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। हम लोग बोलेंगे दोलन गति क्या होती है, अवमंदित होती है, यानी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट है डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो सबको पता है, 10th वाला ही क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपका काम करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका कार्य करेगा डायनेमो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। देखिए प्रेरण कुंडली उत्पन्न करता है, तो कुंडली जो है उत्पन्न करता है ईएमएफ, हाई वोल्टेज, यानी कि उच्च वोल्टता होगा आपका। ऑप्शन है आपके पास में बी नंबर में उच्च वोल्टता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 16 का ये हो जाएगा, उच्च वोल्टता हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपके पास है चुंबकीय क्षेत्र बी की ऊर्जा घनत्व, तो ये याद रखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, ये B²/2 × μ0 होता है, जहां B को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग 38 नंबर में। तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो माप माना जाता है वो आपका कौन सा मापा जाता है, वो मापा जाता है आपका आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ आरएमएस वैल्यू कौन सा है, तो यही है मूल औसत वर्ग मान को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो, तो डीएस क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स होगा, फ्लक्स इक्वल होता है ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा बी डी ए कॉस थीटा, लंबवत में cos 90 का वैल्यू 0, ये कंप्लीट 0, यानी कि 39 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। 40 नंबर आंसर देख रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा एक प्रकार का प्रतिरोध है, कोई भी प्रतिबाधा हो, चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या सिर्फ इंपीडेंस हो, सब यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो 40 का यूनिट क्या हो जाएगा, 40 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो उतना लंबा समय हम लोग नहीं ले सकते, थोड़ा स्पीड में देखना होगा। बोला गया पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना हो। पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान, प्रत्यावर्ती धारा का मान अगर मापते हैं हम लोग कंप्लीट साइकिल में, तो ये 0 हो जाता है, इधर प्लस इधर माइनस, कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर यानी फेज डिफरेंस 5 हो, तो शक्ति गुणांक का वैल्यू होता है, शक्ति गुणांक को हम लोग cos 5 से सूचित करते हैं, ये आपका cos 5 हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा आंसर, cos 5 हो जाएगा। सॉरी 42 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, आवेश का रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ होता है, चार्ज के लिए कूलम, लेंथ के लिए मीटर, कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, कूलम पर मीटर आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, फोर्स बाय क्यू नॉट होता है। E इक्वल टू क्या होता है, F बाय क्यू नॉट होता है। F का जो यूनिट हो, क्या पूछा है आपसे, डायमेंशन, F का होता है ml, T-2 और Q के लिए IT, T जाएगा ऊपर -3 हो जाएगा तो ml, T-3 और I ऊपर जाएगा तो -1। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है
एल टी माइनस 3 और ए का पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर बी है। ए या आई दोनों में से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्वांटाइजेशन जो क्वेश्चन है आपका, Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू N। 8 कूलम आवेश बोल रहा है ना, यानी आवेश का मान दिया है R, N का मान बोल रहा है निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power -19। इधर आ जाएगा आपके पास जाएगा 8 into 1.6 into 10 to the power -19, पॉइंट लगा दिए 0, 16 पंचे 80, 19 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। कितना आ जाएगा 5 गुना 10 का पावर 19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसका किसका 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन चलते देखिए क्या बोला। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो निकाल की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये कितना होता है, P बराबर होता है Q गुना 2L होता है। P बराबर क्या होता है, Q गुना 2L। Q कितना है 5 कूलम है। 2L का बात करें तो 2L कितना है, मतलब लंबाई। लंबाई का मतलब है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कीजिए 100, तो कितना आ गया 25/100। इसको लिख सकते हैं 25 गुना 10 का पावर -2। ये बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 25 ये 10 का पावर 2 ऊपर जाके आपका चल जाएगा क्या -2, तो 25 गुना 10 का पावर -2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान। गोले के केंद्र की तरफ जाएंगे तो धातु पृष्ठ से अंदर जाने का मतलब है विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाना, तो 0 वाला ऑप्शन होगा। तो आपसे ऑप्शन है डी नंबर में सर्वत्र शून्य, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सर्वत्र क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा 47 नंबर, ठीक है। चलते 48 नंबर क्वेश्चन में। एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव है स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए अगर अंदर में आवेश रहता तो फ्लक्स निकलता, लेकिन अंदर में क्या है द्विध्रुव है। द्विध्रुव का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों, प्लस माइनस दोनों मिलकर आवेश हो जाएगा कैंसिल, और आवेश कैंसिल हो जाएगा तो आपका कोई चांस ही नहीं है फ्लक्स निकलने का, और फ्लक्स नहीं निकलेगा मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका 0, 48 का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान होगा। निरक्षीय स्थिति बोल रहा है, अगर अक्षीय स्थिति में तो निकलता है, लेकिन निरक्षीय में द्विध्रुव का वैल्यू नहीं, विभव का मान नहीं निकलता है, यानी 49 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी 0 ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा 49। 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कौन संधारित्र में कौन सा एक मतलब निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र अवरुद्ध करता है। संधारित्र जो है ना डीसी को पास होने के लिए नहीं देता है, तो डीसी को पास होने के लिए नहीं देता है मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि डीसी को ये पास होने के लिए नहीं देता है संधारित्र। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 60 वाट एवं 40 वाट एवं 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़े हैं, तो प्रतिरोध का अनुपात होगा। देखो P V के रूप में रिलेशन निकालना है, तो P इक्वल टू आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, P इक्वल टू होता है V²/R। तो आपको R चाहिए था, R इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/P। तो पहला वाला V² का बात करें तो 220 का स्क्वायर, पहला का P कितना है 40, फिर दूसरा जगह निकालेंगे R2 का मान निकालेंगे तो 220 का स्क्वायर फिर हो जाएगा, अब बटे P का वैल्यू कितना है 60 है ना, यही है। और दोनों का अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकलेगा R1/R2 जब हम लोग करेंगे R1/R2 करने से क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा 220 का स्क्वायर अब बटे 40, और नीचे में भी हो जाएगा 220 का स्क्वायर बटे 60, ये कैंसिल हो जाएगा 60 चला जाएगा ऊपर 40 आ जाएगा नीचे, 0 0 कैंसिल 3/2 वाला आंसर हो जाएगा 3/2 3/2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो इसकी चालकता होगी। सिंपल सी बात है, चालकता क्या होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगा 1/500
पॉइंट देके 0 फिर 0 देके 0 फिर 0 देके 0, उसके बाद 2 बार में कट जाएगा तो 0.002 0.002 एक ही ऑप्शन है आपके पास पर ओम, यही हो जाएगा आपका आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है 53 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है क्या, n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में फिर बाद में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात होगा। जब n प्रतिरोधक समान, मान लो R वाला है, मान लो R वाला है तो ये आपके पास R प्लस R जुड़ेगा ये n तक, ये कितना हो जाएगा NR हो जाएगा, ठीक है। और समांतर में जोड़ेंगे तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R करके जाएगा, ये n तक जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा n/R हो जाएगा। ये 1/RP हो गया तो RP इक्वल टू कितना हो गया R/n हो जाएगा। तो बोला क्या, अधिकतम और न्यूनतम का वैल्यू, अधिकतम वैल्यू NR है और बटे न्यूनतम वैल्यू कितना है R/n है। देखो R हो गया कैंसिल, n चला जाएगा ऊपर, हो गया n² नीचे में 1 यानी n²/1 यानी n²। 53 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54 नंबर, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर हम लोग कैसे बढ़ाते हैं, तो तार की लंबाई को बढ़ा के, जब पोटेंशियोमीटर बढ़ाए होंगे तब बताए होंगे तार के लेंथ को बढ़ा करके हम लोग पोटेंशियोमीटर का सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैद्युत संबंधित किरचॉफ का नियम, सबको पता है किरचॉफ का नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। किरचॉफ का कौन सा नियम, द्वितीय नियम बोला, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण देता है। अगर गलती से यहाँ प्रथम नियम दे देता तो प्रथम नियम हो जाता है आपका क्या, आवेश संरक्षण। द्वितीय नियम, और जनरली आपका क्वेश्चन भी हमेशा द्वितीय नियम ही पूछता है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण आराम से हम लोग मार सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं, यहाँ बहुत लोग गलत मारे हैं। तीव्रता का मात्रक टेस्ला जो है ये है, टेस्ला तो था ही इसका मात्रक, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी था, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी था, लेकिन न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ये नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका था। क्वेश्चन में नहीं पूछा था, ये लोग बहुत लोग गलत सोच करके मार दिए हैं कि था, लेकिन लोग सबको ध्यान में नहीं आया कि क्या होगा, नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका चला गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक बंद चालक के निकट चुंबकीय चुंबक स्थित है। 57 नंबर क्वेश्चन, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो चुंबकीय गतिशील केवल चालक गतिशील, चुंबक और चालक चुंबक दोनों के बीच अपेक्षित गति होगा, दोनों के बीच अपेक्षित गति होगा तो उसके कारण क्या होगा आपका कि विद्युत धारा उत्पन्न होगा। अपेक्षित गति यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा का मान होता है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा का मान किसके समानुपाती होता है। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का बात करें तो सारा टर्म वहां विक्षेपण से रिलेटेड होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा ये आपका विक्षेप होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, उसके लिए क्या करेंगे, प्रतिरोध जोड़ेंगे। कैसा प्रतिरोध, तो निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे हम लोग, निम्न प्रतिरोध। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान होते हैं। धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र के मान होते हैं, ये मान क्या होते हैं, कुंडली के तल के लंबवत होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका 60 का आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या है आपका, किसी m चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर ध्रुव का आघूर्ण प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। देखो जितना ध्रुव दिया हुआ है द्विध्रुव, उसको जितना भाग में काटेंगे उससे भाग दे दीजिए, वही हो जाएगा प्रत्येक का आघूर्ण। तो आपके पास m चुंबकीय आघूर्ण था, उसको n भाग में काटे थे, m/n यानी 61 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 61 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या है,
निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है? शैथिल्य मतलब होता है हिस्टेरेसिस, और हिस्टेरेसिस प्रदर्शित कौन करेगा? तो ये करेगा आपका लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक, इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए 63 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। बोला गया ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान कितना होगा, ये निकालना है। ध्रुव का प्रबलता दिया हुआ है कितना, m दिया है, और उससे r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान, तो चुंबकीय विभव का मान जो निकलेगा ये क्या निकलेगा, μ0/4πm/r, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 64 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है 64 नंबर में, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन और 5 वोल्ट यानी 5 गुना 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। E इंटू V के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर हो जाएगा इसका, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध कितने होते हैं? हम लोग बताया थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है क्या, E इक्वल टू होता है -dV/dh। यहाँ R दिया हुआ है कि क्या हो जाएगा -dV/dr हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, R दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युतिक स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। वैद्युतिक स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से ये समानुपाती होता है 1/r³ का, समानुपाती होता है ये 1/r³ का। यही r³ ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, r का पावर -3, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पिको फैराड, देखिए फैराड जिसका यूनिट है, किसका यूनिट है, तो फैराड यूनिट है आपका किसका, तो धारिता का यूनिट है। तो पिको फैराड है तो ये भी किसका यूनिट होगा, धारिता का ही यूनिट हो जाएगा। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलते 68 नंबर में। बोला गया क्या किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, कोई संधारित्र है इसकी धारिता निर्भर नहीं करती है। तो निर्भर नहीं करती है किस पर निर्भर नहीं करेगी, तो देखेंगे निर्भरता। तो निर्भरता इसका है प्लेट के आकार पर डिपेंड करेगा, जितना बड़ा रहेगा उतना अधिक होगा। प्लेट पर दिए गए आवेश पर 100% डिपेंड करेगा, और प्लेट के दूरी के बीच के बीच कर्मानुपाती होता है जिस पर भी डिपेंड करेगा। यानी फाइनली अगर ये डिपेंड नहीं कर रहा है तो किस पे नहीं कर रहा है, प्लेट की आकृति पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, किसी गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। देखिए आपके पास धारिता दिया हुआ है यानी कैपेसिटेंस दिया है, कितना दिया है 1 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस दिया है 1 माइक्रोफैराड, दैट मींस 1 × 10⁻⁻6 फैराड, यानी कि 10⁻⁻6 फैराड आपका हो जाएगा। और बोला है आपको निकालने के लिए क्या, त्रिज्या। तो हम लोग जानते हैं C बराबर होता है 4πε0 × r, तो r बराबर क्या होता है C/4πε0। तो C को छोड़ दीजिए और 1/4πε0 को अलग कर दीजिए। C का वैल्यू है 10⁻⁻6, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 होता है। तो देखिए ये आपका 10⁻6, अच्छा यहाँ +9 होता है, तो -6 + 9 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी 9 × 10⁻3 मतलब आपका क्या हो गया 9000 मीटर हो गया। तो मीटर में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें मीटर किलोमीटर में दिया है, तो कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। 59 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर। चलते हैं 70 नंबर में, किसी धातु का परावैद्युतांक डिपेंड करता है किसके कितना होता है, तो किसी धातु का परावैद्युतांक जो होता है ये कितना होता है, ये होता है अनंत यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरह से हमने जो अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है आपका फिजिक्स का 2024 का बिहार बोर्ड का, उसका सारा क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन आपको करवाया जो कि आपका 100% सही।